नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह को मंत्रिमंडल से किया बर्खास्त। हरक सिंह भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित। हरक सिंह की बर्खास्तगी पर सीएम धामी बोले, परिवार के लोगों के लिए मांग रहे थे टिकट, इसलिए निकाला। रो पड़े हरक सिंह रावत, बोले बिना बताए बीजेपी ने मुझे निकाल दिया। अपनी बर्खास्तगी पर हरक सिंह बोले, उत्तराखंड में कांग्रेस का रास्ता प्रशस्त करने के लिए भाजपा से इतनी बड़ी गलती हुई है। दलीप सिंह ने हरक सिंह रावत को बताया ब्लैकमेलर, कहा बीजेपी ने अपनी संस्कृति को बचाया। उत्तराखंड में कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य बीजेपी में शामिल। दरौल्टी में 1 दर्जन गांव ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान, आज तक नहीं पहुंची सड़क। हल्द्वानी में घास लेने गए शख्स को तेंदुए ने बनाया निवाला, 72 घंटे में दूसरी घटना। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत को कल 16 जनवरी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। हरक सिंह की बर्खास्तगी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहला बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि हरक सिंह रावत टिकटों को लेकर पार्टी पर दबाव बना रहे थे। हरक सिंह अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी की अलग पॉलिसी है। बीजेपी में एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। ऐसे में हरक सिंह रावत की मांग मानना संभव नहीं था, इसलिए हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है। तो हमने उनको बहुत सहज से और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी, हम लोगों ने हमेशा किया। लेकिन हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। सर, हरक के जाने से क्या उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है कि परिवारवाद को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा से बर्खास्त मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुझे दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया। ट्रैफिक के चलते थोड़ी देर हो गई। मैं उनसे और गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा, मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि भाजपा ने मुझे निष्कासित कर दिया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले भाजपा ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। अगर मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होता तो 4 साल पहले बीजेपी से इस्तीफा दे देता। मुझे मंत्री बनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ। इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ, हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कोटद्वार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूँ मैं। सर, इस विधानसभा ऐसा ना हमाम में सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए, मैंने पहला जो सिर्फ इतना 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है। आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव, आप उस पर विचार कर लो। इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूंगा। उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। साथ ही सरकार ने उन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दलीप रावत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बीजेपी के इस फैसले को ब्लैकमेलिंग करने वाले नेता के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया है। बीजेपी विधायक दलीप रावत ने तो यह तक कह दिया कि हरक सिंह रावत पर यह कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वह किसी भी संस्कृति को नहीं मानते हैं, इसलिए वह पार्टी बदलते हैं और जनता के लिए विकास के रूप में वह कुछ नहीं करते हैं, इसलिए विधानसभा सीट भी बदलते रहते हैं। जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति हो रही थी, दबाव की राजनीति हो रही थी,
उससे भारतीय जनता पार्टी को छुटकारा मिल गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये देर से आया और दुरुस्त फैसला है। इससे हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, जो चाल चलन है, जो एक कार्य पद्धति है, उस पर निश्चित रूप से अगर ऐसा होता तो प्रश्न चिन्ह लगता और यहाँ कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाती है। और इसी आधार पर कि कोई परिवार की बहू है, सामाजिक जिसका कोई स्तर नहीं है, जिन्होंने कभी कोई राजनीतिक जीवन में कोई संघर्ष नहीं किया, अगर उनको खाली इसकी किसी की बहू इस आधार पर टिकट दिया जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो पाता। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने पार्टी बदलने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। ये वो पहले भी साफ कर चुके हैं कि भाजपा में हैं और मरते दम तक भाजपा में ही रहेंगे। इस बयान पर वे आज भी कायम है। उनका कहना है कि भाजपा में उन्हें जब जो जिम्मेदारी मिलेगी वह निभाएंगे। कोरोना महामारी की चुनौती के बीच उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच एक बार फिर कड़ी टक्कर होने की संभावना है। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है। वहीं 96,000 वोटर वाली जनपद अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा में वर्तमान में भाजपा का कब्जा है। महेश जीना सल्ट विधानसभा से विधायक है। वहीं इस बार सल्ट विधानसभा में आम आदमी पार्टी भी अपना प्रत्याशी मैदान पर उतार चुकी है। आम आदमी पार्टी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना, नई जिलों के निर्माण की बात कर रही है। वहीं सल्ट विधानसभा के ग्रामीणों का कहना है कि सल्ट विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस में टक्कर रहती है। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस की भी टक्कर रहेगी। विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। इस दौरान क्षेत्र का माहौल खराब न हो, इसे देखते हुए पुलिस ने आईटीबीपी टीम के साथ फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने का संदेश दिया। रविवार को एसडीएम लक्सर वैभव गुप्ता, सीओ लक्सर बहादुर सिंह चौहान, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लक्सर यशपाल बिस्ट, एसएसआई मनोज सिरोला, चौकी इंचार्ज मेन बाजार यशवीर सिंह नेगी और सुल्तानपुर पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च सुल्तानपुर पुलिस चौकी क्षेत्र से लक्सर मार्ग, रुड़की लक्सर चौक, बालावाली तिराहा से होते हुए मेन बाजार से लक्सर कोतवाली पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने आचार संहिता का पालन करने की अपील भी की। चुनाव को देखते हुए जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सुल्तानपुर और लक्सर क्षेत्र में जो है पैरा फोर्स को लेकर जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों को साथ साथ में चुनाव गाइडलाइन का पालन करते हुए और जो कोविड चल रहा है उसमें भी मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रसिद्ध कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज का आज निधन हो गया है। वे 83 साल के थे। जानकारी के मुताबिक मशहूर कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। बता दें कि पद्म भूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल के जवान जिले में जगह जगह फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। सल्ट विधानसभा के विभिन्न कस्बों में उप जिलाधिकारी शिप्रा जोशी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन ने पैरा मिलिट्री जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। बतरोज खान एसओ अनीस अहमद और सल्ट एसओ गोविंद सिंह मेहता के नेतृत्व में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स ने सल्ट विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। टीम ने सल्ट विधानसभा के सियालदे, देघाट, चचरोटी और भाकुड़ा आदि क्षेत्र में लोगों को भयमुक्त, सुरक्षित और निष्पक्षता के साथ चुनाव प्रक्रिया के संपन्न कराने का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाला जिला उधम सिंह नगर का बॉर्डर जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों की सीमा में सटा है, वो है जसपुर। ये विधानसभा दरअसल बड़ी खास है। कांग्रेस का गढ़ रही है। विधानसभा राज्य बनने के बाद से ही उपेक्षित रही है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही रोडवेज, बस स्टैंड और एक अदत्त स्टेडियम जैसी मांगों तक ही जरूरत सीमित है। बावजूद इसके यहाँ से चुनने वाले जनप्रतिनिधियों ने चुनाव में तो जनता से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जीतने के बाद वो वादे कभी पूरे नहीं हो पाए। दरअसल यहाँ विधायक ज्यादातर विपक्ष की पार्टी के रहे, लिहाजा विकास न होने का ठिकरा सत्ता पर फूटता रहा। 2017 के चुनावों में भी यही हुआ और जसपुर से कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन सत्ता भाजपा की तो जाहिर है कि घोषणाओं को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा सका। आज तक मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस राज में हुआ है, चाहे नरेंद्र तिवारी की सरकार रही हो या हरीश रावत जी की सरकार रही हो। इसी तरह है, क्योंकि हमारे यहाँ रोडवेज बस स्टैंड का शिलान्यास हुआ था कांग्रेस राज में, लेकिन उसके बाद 1 इंच भी काम आगे नहीं बढ़ा। आपने देखा कि पूरे 5 साल बीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन रोडवेज बस स्टैंड की एक ईंट नहीं रखी गई और वो जस का तस पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे बार कई बार उसकी मांग रखने पर भी, क्योंकि हमारे यशपाल जी जो आज कांग्रेस में, उनसे मैंने कई बार मांग की, तो उन्होंने मेरे कहने से यहाँ अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड बना दिया था, जिसको यहाँ संचालित था। लेकिन यहाँ वो भी राजनीतिक भेंट चढ़ा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेताओं ने उसको वहाँ से हटवा कर दूसरी जगह ले गए। उसको भी उन्होंने चलने नहीं दिया। दूसरा है टेक्सटाइल पार्क बना था,
उसमें मात्र एक फैक्ट्री आई है जो कांग्रेस राज में आई, उसके बाद यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति सही नहीं है। अगर नीति सही होती तो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगती, जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलता, लेकिन ऐसा यहाँ की किसी सरकार ने उन्होंने कोई विकास मतलब प्रयास ही नहीं किया। एक हमारे यहाँ कांग्रेस टाइम में 115 करोड़ की लागत से पावर प्लांट स्वीकृत हुआ था शुगर फैक्ट्री के अंदर, जो लगना था इसे 5 साल के अंदर, लेकिन 5 साल के अंदर उसमें भी एक भी ईंट का रोड़ा वहाँ कहीं नहीं लगा, जो क्योंकि 5 साल इस सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसमें 85 करोड़ रुपए पावर प्लांट में लगने थे, 35 करोड़ रुपए शुगर फैक्ट्री में लगने थे। अगर शुगर फैक्ट्री की हालत सुधरती तो मैं समझता हूँ मेरे गन्ना किसानों की हालत भी सुधरती, लेकिन इस सरकार ने पूरे 5 साल बिता दिए और इन तीनों योजनाओं को मतलब एक तरह से बंद डब्बे में डाल दिया। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार आती है तो ये तीनों योजनाएं फिर धरातल पाएंगी और इनको पूरा प्रयास करा जाएगा कि इनको अति शीघ्र चालू किया जाए। तो देखिए, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था उस समय टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी बनाने में मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया, पर दुर्भाग्य ये रहा कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो पॉलिसी प्रदेश ने बनाई थी उसको निरस्त कर दिया, जिसके कारण कोई उद्योग नहीं आ पाया। कुल एक उद्योग वहाँ लगा है जिसमें लगभग 500 व्यक्तियों को रोज़गार मिला, पर हरीश रावत जी ने वो पॉलिसी जब कैंसिल कर दी तो जो और उद्योग आ रहे थे वो ठिठक गए, वो नहीं आ पाए। जहाँ तक स्टेडियम की बात है, हमने ज़मीन भी चयनित करा दी, उसका बाउंड्री बना दी, तो मौजूदा विधायक ने किसी भी तरह से आगे उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, नहीं तो आज हमारा एक अच्छा स्टेडियम होता। जहाँ तक रोडवेज़ की बात है, रोडवेज़ के लिए भी ज़मीन चयनित कर दी गई, उसमें एक स्थगन आदेश हाई कोर्ट ने दिया, पर इन्होंने विधायक जी ने उसकी कोई पैरवी नहीं करी, ना सरकार से कराई जो उनका फ़र्ज़ था कराने का। इसमें तो कोई पैसा भी नहीं लग रहा था, मात्र एक स्थगन आदेश कैंसिल कराना था। तो जब ध्यान ही नहीं दिया गया तो ये समस्याएं जैसे की तैसी वहाँ पर खड़ी हुई है। जसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने लगातार 2002, 2007, 2012, 2017 में कांग्रेस के ही विधायक चुनकर भेजे गए। 15 साल एक विधायक रहे और दूसरे विधायक जिनको भी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज तक जो भी जसपुर की समस्याएं थीं, जैसे रोडवेज बस अड्डा, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए स्टेडियम, काशीपुर से धामपुर जाने के लिए ट्रेन, सरकारी अस्पताल का उच्चीकरण, जसपुर विधानसभा क्षेत्र की तमाम रोडें, जसपुर क्षेत्र के तमाम युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, एक भी घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई। मैं दोनों विधायकों से ये निवेदन करता हूं कि वो फिर दोबारा से जनता के बीच में घूम रहे हैं, अपनी उपलब्धि तो बताएं कि उन्होंने जसपुर विधानसभा को क्या दिया। खाली एक शहीद द्वार या चुटकर पुटकर के काम, जो एक जसपुर की मंडी समिति का ऑफिस है, उसी के अंदर परगनाधिकारी महोदय का, रजिस्ट्रार महोदय का, खाद्य आपूर्ति अधिकारी का, तहसील, सब उसी के अंदर चल रहे हैं। तो 20 साल में जो लगातार 4 बार कांग्रेस के विधायक रहे, जो जसपुर की अत्यधिक आवश्यकता वाली जरूरतें हैं, वो एक भी पूरी नहीं हुई। बताएं कि क्या एक छोटा सा रोडवेज बस अड्डा हमारे जसपुर क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाने में सक्षम है, मगर उनके लिए एक स्टेडियम तक नहीं, सरकारी अस्पताल के अंदर कोई किसी प्रकार की मशीन या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं। क्या वो जवाब दे पाएंगे? जसपुर की जनता को जवाब चाहिए कि 20 साल में आप लोगों ने क्या किया, क्या रोडों के हाल हैं। पिछले समय में मैंने भाई आदेश जी का जो गांव है निवार मुंडी, उसकी 3 बार वीडियो बनाकर और पूरे क्षेत्र में डाली कि मैंने कहा आदेश जी, आप जब अपने गांव की रोड नहीं बना सकते तो कैसे विकास होगा, कैसे जसपुर क्षेत्र का विकास होगा। मगर कहीं कोई विकास बताएं कि इन दोनों विधायकों ने क्या विकास किया, किस विकास के नाम पर वो क्षेत्र में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जसपुर की जनता इतनी भोली भाली
टिहरी जिले की धनौल्टी विधानसभा सीट में छजुला पट्टी के करीब 1 दर्जन गाँव में लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। इन सभी गाँव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़क न होने के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। इन गाँव में आज तक सड़क नहीं पहुंची है, जबकि ये गाँव राजधानी देहरादून से 74 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को नींद से जगाने के लिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के बहिष्कार का निर्णय लिया है। की मैं बात करूं तो मैंने 27/7/2019 को विधायक जी माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी के पास हम गए विधानसभा देहरादून में, और विधायक जी से चिट्ठी लिखवा के विभाग में हमने चिट्ठी भेजी कि हमारे यहाँ 3 फेस लाइट नहीं है, सिंगल फेस है जिसमें भी मोबाइल भी चार्ज नहीं होता है। इतनी डिम लाइट है, बच्चों को पढ़ाई में इतनी तकलीफ होती है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और रात को कैंडल अभी भी कैंडल जला के तब पढ़ाई करते हैं। तो 2019 की चिट्ठी हमने भेजी, विभाग में भेजी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 बार मैं इंस्ट्रूमेंट जे हिसाब से नैनबाग जाके खुद ही नैनबाग जाके जे हिसाब से इंस्ट्रूमेंट लेके और टिहरी में विभाग में जमा करवाया, लेकिन आज तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। सड़क का भी यही हाल है। सड़क का तो जी आप अभी सामने पे आपने खुद देखा, खुद आप लोगों ने गाड़ी लाई, किस तरीके से आप लोगों ने गाड़ी लाई आपको तो पता ही है। हमारे फिर भी गांव के लड़के ये है कि आदत पड़ी हुई है, गिरते रहते हैं, चोट लगते रहते हैं। मेरे भी खुद आज डेली का काम है ये गिरना, आम बात है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग गाड़ी नहीं लाते हैं तो ये जो हमने बना भी रखे रोड ये भी बंद हो जाए। बिल्कुल लास्ट फैसला है हमारा कि यदि रोड नहीं तो वोट नहीं। लगे हुए है केम्प्टी थतूड़ मोटर मार्ग का जिसका टेंडर हो चुके हैं, तो यदि सरकार यदि ठेकेदारों को अगर तुरंत काम करवाते हैं ठेकेदारों से तो हम लोग बहिष्कार नहीं करेंगे। यदि काम नहीं लगवाते हैं तो हम लोग बिल्कुल बहिष्कार करने के लिए तैयार। छजुला पट्टी पूरे छजुल पट्टी है। मेरी सभी अपने प्रधान गणों से सबसे बात हो चुकी है। यदि हमारे रोड के साइड अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हम बिल्कुल बहिष्कार करने के लिए तैयार है। सभी प्रतिनिधिगण छजुल पट्टी निवासी हैं। हम इतने मजबूर हैं कि यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता हमारी ओर, और हम मजबूर हैं कि इस रोड को हमें खुद साफ़ करना पड़ता है। बारिश बरसात के मौसम में यहाँ पे ऊपर से पहाड़ गिर जाते हैं, कोई सेफ्टी का यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। और जितने भी हमें यहाँ काम करने पड़ रहे हैं ये हमारी स्वयं की मजबूरी है, क्योंकि हमको वरना पैदल जाना पड़ता है। रात दिन हमें शहर से जुड़ना है तो हमें पैदल जाना पड़ता है, और इसलिए हमें ये स्वयं करना पड़ रहा है। कोई आम जनता मतलब आम प्रतिनिधि हमारी ओर ध्यान नहीं देता है। जितने भी विधायक हो या धनौल्टी विधानसभा जितने भी चुनाव टाइम पे हमारे गांव में दिखते हैं, उसके बाद कोई भी हमारी ओर ध्यान नहीं देता। बुजुर्ग महिलाएं हो या बच्चे बूढ़े हों, जितने भी आम जनमानस को यहाँ पर दिक्कत परेशानी है। कोई इंसान बीमार हो जाए तो उसे हम अस्पताल सही समय पर नहीं पहुँचा पाते। यहाँ तक कि कई लोगों की तो रास्ते में ही जान जा चुकी है, लेकिन इस ओर भी कोई प्रतिनिधि कभी कोई ध्यान नहीं दिया। केम्प्टी थतूड़ मोटर मार्ग आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व उसका टेंडर भी पास हो चुके हैं, और अभी तक वो ज्यों के त्यों कागजों में ही रह चुका है। तो इसके हम यही इनसे जनप्रतिनिधियों से यही अपनी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम पूरा कराया जाए, और अगर ये काम नहीं करवाते हैं तो आगामी जो विधानसभा चुनाव होने उसका हम सभी ग्रामीणवासी छजुल पट्टी पूर्ण तरह से बहिष्कार करेंगे। लगभग 1 दर्जन के लगभग यहाँ पे गांव हैं जो कि मूलभूत सुविधा जो कि रोड है, सड़क, उससे वंचित हैं। हमारा मवाना गांव, कोल्टी गांव, लेदूर गांव, कफूल्टी, जिनसी, तुनेटा, कांडा, किमोई, मथोली और लगड़ासू, बहुत सारे गाँव हैं जो इससे वंचित हैं अभी तक। नीयत की कमी है। अब आप बताइए कि आप मसूरी से आ रहे हैं और मसूरी से लगा हुआ क्षेत्र है, और अगर यहाँ पर सड़क नहीं है, यहाँ पर इस तरीके की दिक्कत है जो राजधानी और पर्यटन नगरी मसूरी के इतनी पास है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनकी नीयत सही थी? इनकी नीयत नहीं थी ये काम करने की। अगर नीयत सही होती तो तकरीबन 25 साल पहले इस गांव को सड़क से जुड़ जाना चाहिए था। अगर आप राजधानी के पास के गांव को नहीं जोड़ पा रहे, और आप जैसे मीडिया के तमाम साथी ना हो, तो इनके दुख दर्द को कोई समझने वाला ही नहीं होगा। तो आप ये सोचिएगा सुनील भाई कि जो यहाँ से दूर का गांव है, जो सीमांत के गांव है, जो 30, 40, 50 किलोमीटर दूर के गांव हैं, वहाँ विकास की क्या स्थिति होगी। मैं तो ये कह रहा था अभी अपने साथियों की, हे विकास कहाँ हो, तुम कब आओगे यहाँ? उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की बाहुबली और भारी बहुमत वाली सरकार ने दावे तो बहुत किए, लेकिन धनौल्टी विधानसभा के अंतर्गत काम कुछ भी नहीं किया गया। और इसका जीता जागता उदाहरण जौनपुर के छजुला पट्टी के मवाना गांव है, जिसकी सड़क स्वीकृत है लेकिन सड़क पर गैती नहीं लगी, क्योंकि वो स्वीकृति के साथ उसको जो वित्तीय स्वीकृति जारी होनी थी, पैसे की व्यवस्था होनी थी, वो नहीं की गई और ग्रामीणों को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा केवल मवाना गांव नहीं बल्कि वहाँ पर कोल्टी, तुनेटा के अलावा थौलदार के
बरनोली गांव और भी कई गांव हैं जिनको सड़क सुविधा का लाभ अभी तक नहीं मिला। विधानसभा में लगभग 362 गांव हैं, जिनमें से 25 से अधिक गांव अभी पूर्णतः सड़क सुविधा से वंचित हैं। इन गांवों को सड़क की सुविधा मिले, इसके लिए राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनना जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जितनी भी सड़कें बनी वो सब कांग्रेस की सरकार में स्वीकृत हुई और कांग्रेस की सरकार के दौरान बनाई गई। भाजपा की जब सरकार रही तो उन्होंने ऐसे ही लोगों को झूठ बोलकर गुमराह किया, लेकिन धरातल पर काम नहीं किया। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मामला फतेहपुर रेंज का है, जहां घास लेने गए एक ग्रामीण को तेंदुए ने निवाना बना लिया। मृतक का शव आज सुबह वन कर्मियों ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बाजू निहालदू कटघरिया निवासी नथू लाल रविवार दोपहर घास काटने कटघरिया के एक जंगल गए थे, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने नथू लाल का शव सोमवार सुबह बरामद किया। वन कर्मियों को नथू लाल का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। पिछले 3 दिन में दूसरी घटना होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। भारी संख्या में ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में जिला सभागार बागेश्वर में जिलाधिकारी बागेश्वर विनीत कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्याशियों के चयन और प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों पर खर्च सहित प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार की खर्च सीमा लिमिट पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी बागेश्वर का कहना है कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है कि अगर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है तो उन्हें 3 चरणों में विज्ञापन के रूप में पब्लिश करना होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डायरेक्शंस है कि अगर क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाला अगर कोई कैंडिडेट पार्टी खड़ा करती है कोई या कैंडिडेट कोई खड़ा होता है तो उसको काफ़ी सारे जो है वो कंप्लायंसेज या फॉर्म्स जो है वो भर के देने होते हैं। तो उसी संबंध में आज इनको यहाँ पे जानकारी दी गई है कि उनको जो एडवर्टीजमेंट या जो यहाँ पे न्यूज़पेपर में जो पब्लिश करना होगा वो 3 चरण में उनको करना होता है। तो वो 3 चरण कब कब होते हैं और कितने कितने उनको वो पब्लिश करने हैं, नेशनल न्यूज़पेपर की क्या डेफिनेशन है, जो हमारे लोकल न्यूज़पेपर या फिर हमारे जो मीडिया है उसकी क्या डेफिनेशन है, वो सभी के बाद संबंध में उनको यहाँ पे जानकारी दी है। वो मीटिंग वगैरह अगर वो करते हैं तो मैक्सिमम 300 लोगों की हम लोग परमिशन दे सकते हैं, या फिर जो हमारे हॉल की जो कैपेसिटी है उसका 50% तक हम लोग इसकी परमिशन दे सकते हैं। तो इसके संबंध में भी यहाँ पे जानकारी दी गई। साथ साथ में हमारा जो MC कमेटी है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट्स को कि अगर वो किसी भी प्रचार प्रसार की अगर सामग्री कहीं पे प्रिंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, तो एक बार उसका प्री सर्टिफिकेशन हमारी MC जो कमेटी है उनसे जरूर करवा लें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।